सो अगेन वेलकम टू विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस। मैं विक्रम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेशो एनालिसिस, चैप्टर 5 पार्ट बी से हम बात करेंगे रेशो एनालिसिस के बारे में। थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूं इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझे कि ये चैप्टर हमारा 4 नंबर का है। 4 नंबर का क्वेश्चन हमसे इस चैप्टर में से पूछा जाता है। वो 4 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है और एमसीक्यू बेस्ड एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से हमसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें जो 12 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें एक क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का इसी चैप्टर से हमसे पूछा जाता है। आइए देखते हैं चैप्टर क्या है, रेशो एनालिसिस। देखिए रेशो एनालिसिस में जो वर्ड रेशो है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो इट इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। और दोनों फिगर्स में एक फिगर को यदि मैं दूसरे फिगर से डिवाइड करता हूं तो मैं रेशो कैलकुलेट करता हूं। जब हम बात करते हैं रेशो एनालिसिस की, तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास है, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट। बेसिकली हम दो को यूज करते हैं। इनमें जो हमारा डाटा प्रेजेंट है, क्वांटिटेटिव डाटा, जिसको हम बोलते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उनका यूटिलाइजेशन करके जो उनसे हम मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालते हैं, दैट इज टू बी टर्म्ड एज रेशो एनालिसिस। उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? रेशो एनालिसिस के नाम से बुलाते हैं। तो इन शॉर्ट में कहूंगा रेशो एनालिसिस क्या है। बेसिकली रेशो एनालिसिस इज एक टेक्निक। ये क्या है? एक टेक्निक है, टूल है। टूल फॉर व्हाट? टूल फॉर मेकिंग द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का। रेशो एनालिसिस, द फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, हेल्प्स टू गेन ए डीपर इंसाइट इनटू द फाइनेंशियल हेल्थ। किसी भी फर्म की यदि हमें फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना है, एंड द करंट एंड प्रोबेबल परफॉर्मेंस, जो प्रेजेंट में उसकी, फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस वो होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, ऑफ द कंपनी बीइंग स्टडीड, उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं अंडर द रेशो एनालिसिस। फॉर दिस इंसाइट द एनालिस्ट यूज द क्वांटिटेटिव मेथड where the information recorded in the company's financial statements are compared and analyzed। और इस पर्पज के लिए जो एनालिस्ट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? वो बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड्स को जो है ना यूज करते हैं, जिसमें वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करके, जो कि कंपनीज बैलेंस शीट में दी होती हैं, उनका यूटिलाइजेशन करके उनको कंपेयर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। एंड देयर आर सर्टेन फॉर्मूला दैट आर यूज्ड फॉर द सेम। और उसके लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग वेज हैं उनको एनालाइज करने के लिए। In this assignment, we will discuss various ratios by the ratio analysis, the various ratios formula and their importance. We would look into the classification of ratios where we have explained the importance of using various ratios and the formula to know how they are calculated. इस पार्टिकुलर असाइनमेंट में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं कि अलग अलग रेशोज कौन से हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या उनके फॉर्मूले हैं, कैसे वो कैलकुलेट किए जाते हैं, या उनके आइडल रेशोज क्या है। टू हेल्प यू लर्न better and for easy revisions later, you are provided here with the formula for the ratios that we have discussed in this assignment. Let us move on and look into the ratio analysis, ratio formulas. First one, I want to tell you that there are 4 types of ratios. Basically there are 4 types of ratios। 4 प्रकार के हमारे ratios होते हैं। उन 4 प्रकार के ratios को अगर हम बाय नेम लर्न करने की कोशिश करें, बाय नेम जानने की कोशिश करें, तो सबसे पहले जो रेशो होता है वो हमारा होता है लिक्विडिटी रेशो। Thereafter we are going to be discussed about the solvency ratio, then activity ratio, and at the last we will discuss about the profitability ratio. There are 4 types of ratios in under the ratio analysis: liquidity, solvency, activity, profitability. And all the 4 kind of ratios are to be presented in the 4 ways। 4 तरीके से हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं।
पहला तरीका प्रेजेंट करने का हमारा इसके अंदर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ टाइम, टाइम्स के फॉर्म में, जिसको कि हम बोलते हैं दर या गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इस तरीके से हम अगर रेशियोज को प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज टू बी नोन एज टाइम्स। और इसमें हम उनको क्या करते हैं कि एक फिगर दूसरे फिगर का कितना गुना है, कितने टाइम ज्यादा है, इस चीज को हम यहाँ एनालाइज करते हैं। दूसरा हम इसको प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशो। जब हम प्योर रेशो की बात करते हैं तो that is to be always in the form of is to 1, like 2 is to 1, 3 is to 1, 4 is to 1, 5 is to 1, इस तरीके से हम रेशियोज को जो प्रेजेंट करते हैं that is to be termed as प्योर रेशो, उनको हम प्योर रेशो के तौर पे जानते हैं। थर्ड वन हम इनको प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज में, जैसे कि 10%, 20%, 15%, 5%, जब हम परसेंटेज की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो दोज आर टू बी नोन एज परसेंटेज फॉर्म। एंड फोर्थ वन हम इनको प्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ कि कोई पार्टिकुलर चीज किसी पार्टिकुलर चीज का कितना भाग है, कितना हिस्सा है, लाइक 1/4, 1/3, 3/4, है ना। इस तरीके से अगर डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज टू बी टर्म्ड एज प्रेजेंटेशन इन फ्रैक्शन। तो रेशियोज को बेसिकली हम 4 प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ रेशियोज की बात की जाए तो रेशियोज के टाइप्स कितने हैं, 4 हैं। इनमें पहला रेशियो हमारा कौन सा है, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो अब होता क्या है, देखिए लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, यानी जहां पर हम तरलता के बारे में जाने, तरलता का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कैश की अवेलेबिलिटीज क्या है, कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ऑल्सो नोन एज सोलवेंसी रेशियो, या सोलवेंसी का मतलब है शॉर्ट टर्म सोलवेंसी। अगर हमसे पूछा जाए कि विच वन इज नॉट द शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशियो, तो इन दो के अलावा सारे रेशियोज शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशियो में शामिल नहीं होते, केवल ये दो ही रेशियो शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशियो में शामिल होते हैं। ये सोलवेंसी रेशियो तो हैं, लेकिन कौन से, शॉर्ट टर्म। अगर खाली आपसे यह क्वेश्चन आ जाए कि सोलवेंसी रेशियोज कौन से हैं, तो उनमें हम इनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। जो अनदर टाइप ऑफ रेशियो है सोलवेंसी रेशियो, उसमें हम उन रेशियोज को शामिल करते हैं। एंड एज द नेम इंडिकेट्स इट फोकसेस ऑन द कंपनीज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज टू एसेस if it can pay the short-term debts within the accounting period. The two common liquidity ratios used are current ratio and quick ratio. The name of the quick ratio, we can also called it as liquidity ratio, liquid ratio and quick ratio and acid test ratio। तो ये 3 नाम है इसके, चाहे आप इसको क्विक रेशियो के नाम से बुलाएं, चाहे आप इसको लिक्विड रेशियो के नाम से बुलाएं, या चाहे आप इसको एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से बुलाएं। एसिड टेस्ट रेशियो, ये तीनों का मतलब सेम है, क्विक रेशियो। बिटवीन द टू, करंट रेशियोज कम्स इन फर्स्ट ऑफ ऑल टू एनालाइज द लिक्विडिटी एंड सोलवेंसी ऑफ द स्टार्टअप्स। जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं सॉरी, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म सोलवेंसी को चेक करते हैं, और उसके लिए हम कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। दोनों रेशियोज के अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो करंट रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स डिवाइडिंग बाय करंट लायबिलिटीज, एंड क्विक रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड एज लिक्विड एसेट्स डिवाइडिंग बाय करंट लायबिलिटीज। नाउ क्वेश्चन इज हियर कि हमारे पास जो बेसिकली करंट एसेट्स में क्या शामिल होता है, करंट लायबिलिटीज में क्या शामिल होता है, और करंट जो लिक्विड एसेट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, या क्विक एसेट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। ये 3 क्वेश्चन है हमारे सामने। ये 3 बातें अगर हमें समझ में आ जाए, 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी आ जाए, तो हम इन दोनों रेशियो को बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं करंट एसेट्स की। देखिए करंट एसेट्स में आप शामिल क्या करते हैं, करंट एसेट्स में बेसिकली हम लोग इंक्लूड करते हैं हमारी जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं, जिनको हमने शॉर्ट वे में याद कर रखा है, सिट सो, CIT CSO, ये 6 बेसिकली हमारी करंट एसेट्स हैं जिनको हम शामिल करके चलते हैं। C स्टैंडिंग फॉर योर करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसमें हम शामिल करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स को, या मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। I स्टैंडिंग फॉर आवर इन्वेंट्रीज,
इन्वेंट्रीज के पार्ट में अगर हम बात करें तो हम इसमें से छोड़ देते हैं लूज टूल्स को, स्पेयर पार्ट्स को, स्टोर्स को, इनको हम यहां पर छोड़ देते हैं। इनको छोड़कर जो भी हमारी इन्वेंट्री बचती है वो सारी इन्वेंट्री हम यहां पर शामिल करते हैं। टी स्टैंडिंग फॉर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में बेसिकली हम दो ही चीजें लेकर चलते हैं, एक तो डेटर्स और दूसरा बीआरस। तो डेटर्स आते हैं और प्लस यहाँ पर हमारे बीआर शामिल किए जाते हैं। इन दो चीजों को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो डेटर्स होते हैं दे आर टू बी इंक्लूडेड आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर इनके अगेंस्ट हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं तो उनको लेस करने के बाद जो पैसा बचता है डेटर्स का, हम उसको इंक्लूड करके चलते हैं। सी हेयर स्टैंडिंग फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी लाइक करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब शामिल करके चलते हैं। एस स्टैंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द आउटसाइडर, इनको हम इसमें इंक्लूड करके चलते हैं। एंड ओ स्टैंडिंग फॉर अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो अदर करंट एसेट्स में हमारे पास शामिल होती हैं बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued incomes, and last one advance payment of tax, advance payment of tax, ये हम इसमें शामिल करके चलते हैं। तो इन सब का टोटल जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, करंट एसेट्स कहलाएगा। और करंट लायबिलिटीज की यदि बात की जाए तो करंट लायबिलिटीज में हमने याद किया था शॉर्ट वे में, इसको हमने याद किया था एस्टोस के नाम से, एस्टोस, TOS, एस्टोस। ये चार करंट लायबिलिटीज हैं जिनको हम शामिल करके चलते हैं करंट लायबिलिटीज में। पहली है एस मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो 12 महीने या उससे कम समय के लिए उधार पैसा लोगों से लिया गया हो। टी मतलब ट्रेड पेबल्स, जिसमें कि हम क्रेडिटर्स प्लस बीपी को शामिल करते हैं। ओ मतलब अदर करंट लायबिलिटीज, जिसमें कि हम लोग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस अनएक्रूड इनकम को शामिल करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जिसमें कि हम लोग बेसिकली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को लेकर चलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे करंट लायबिलिटीज में शामिल किए जाते हैं। तो करंट एसेट्स कैसे निकलती हैं, करंट लायबिलिटीज कैसे निकलती है, हमने जाना। अब बात करते हैं लिक्विड एसेट्स के बारे में। देखिए लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है जो मेरी करंट एसेट्स होती हैं उनमें से यदि मैं माइनस कर देता हूं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को यदि मैं माइनस कर देता हूं और माइनस कर देता हूं अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, यानी कि दो मेजर हेडिंग मैंने करंट एसेट्स की हटा दी, इन्वेंट्री एंड अदर करंट एसेट्स। लेकिन अदर करंट एसेट्स में केवल दो ही चीजों को मैं यहां माइनस करने वाला हूं, एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को और दूसरा जो है टैक्स पेड इन एडवांस को, टैक्स पेड इन एडवांस को, इसको हम माइनस कर देंगे। ये दो चीजें यानी एक्रूड इनकम को माइनस इसमें से नहीं करने वाले। तो ये जो पॉइंट है ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स या एसिड एसेट्स। रीजन बीइंग हम इनको माइनस क्यों करते हैं करंट एसेट में से लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री इज अ मेजर पार्ट which takes the time to convert into cash and liquid assets का बेसिक मतलब होता है जो कि within 3 months कैश में कन्वर्ट हो जाए, और इन्वेंट्री टेक्स अ टाइम टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है दैट एक्सपेंसेस व्हिच वी हैव मेड इन एडवांस, जो खर्चे हमने एडवांस में कर ही दिए तो उनसे अब कुछ भी कैश हमें रिकवर नहीं होने वाला, तो इसलिए हम इसको लेस करते हैं। एंड टैक्स पेड इन एडवांस का मतलब भी सेम है कि एडवांस में हमने टैक्स की पेमेंट कर दी है तो उससे भी हमें कुछ रिसीव नहीं होने वाला, इसलिए हम इसको माइनस करके चलते हैं। व्हाई वी हैव नॉट डिडक्टेड द एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम को हमने माइनस इसलिए नहीं किया है क्योंकि एक्रूड इनकम का मतलब होता है दैट इनकम व्हिच वी हैव अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि वो हमें मिलेगी नहीं, हमें वो रिसीव तो होगी। यानी कैश तो हम ले सकते हैं बाय गेटिंग, बाय प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट, अगर हम कोई डिस्काउंट देकर कम पैसा ले लें तो कैश तो मेरे पास फिर भी आ सकता है, इसलिए हम इसको इंक्लूड करके चलते हैं, अदर कंट्रीज में यहाँ हटाते नहीं है। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ निकालनी है और तीन चीजें निकालने के बाद हमारे पास ये दो रेशोज हमारे सामने निकल कर आ जाएंगे। करंट रेशो को हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशो के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका भी फॉर्मूला यही रहेगा, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। बात आती है कि करंट रेशो का
आइडियल रेशो कितना है, तो आइडियल रेशो इसके लिए होता है 2:1 और लिक्विड रेशो के लिए होता है 1:1। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट अगर 2 रुपए हमने अपने लगा रखे हैं, यानी 1 रुपए की आपने लाइबिलिटीज ले रखी है, तो 2 रुपए आपके एटलीस्ट अपने लगे हुए होने चाहिए, अगर हम विद इन 12 मंथ्स पेमेंट की बात करते हैं तो। और अगर हम विद इन 3 मंथ्स पेमेंट की बात करते हैं तो हमें 1 रुपया यदि लाइबिलिटीज का पेड करना है तो एटलीस्ट हमारे पास 1 रुपया ऐसा जरूर होना चाहिए, ऐसी एसेट जरूर होनी चाहिए जिनको तुरंत बेचकर हम उन लाइबिलिटीज की पेमेंट कर सकें। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्विक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो दीज आर द टू फॉर्मूला, दीज आर द टू रेशियोज अंडर द लिक्विडिटी रेशियो। आई होप आपको लिक्विडिटी रेशियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसके प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस मैंने नीचे डाल रखे हैं असाइनमेंट में, वो आप वहां से कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और अबाउट द लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, जो लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं बेसिकली, अगर उनके बारे में बात की जाए तो जनरली दे आर टू बी एक्सप्रेस्ड इन द प्योर रेशियो। ये प्योर रेशियो में प्रेजेंट किए जाते हैं। जनरली इनको हम प्योर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और इसके अंदर जो लूज टूल, स्टोर, स्पेयर पार्ट्स है मैंने बताया, उनको कैलकुलेट करते वक्त हम शामिल नहीं करते हैं। ऐसे ही क्विक रेशियो को भी हम प्योर रेशियो में प्रेजेंट करते हैं और जो पार्टिकुलरली अनअमोर्टाइज्ड टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेज होते हैं अंडर द अदर करंट एसेट्स, उनको हम शामिल नहीं करते हैं और इनके आधार पर हम क्विक रेशियो इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। आइए सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज योर सोल्वेंसी रेशियो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। इनका दूसरा नाम हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या कैलकुलेट कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, सोल्वेंसी रेशियो। हियर सोल्वेंसी रेशियो स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म यानी कि 12 महीने से ज्यादा, यानी 12 महीने के बाद यदि आपको कोई पेमेंट करनी है तो उनके लिए जो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं वो सोल्वेंसी रेशियो या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कहलाते हैं। Each firm or company has capital or funds to finance its operations। देखिए, जो सोल्वेंसी रेशियो है बेसिकली वो करते क्या है, दे आर एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डेट्स, इक्विटीज, टोटल एसेट्स एंड द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इनके बीच में ये रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं और इन्हीं के आधार पर हम इन रेशियोज को 4 पार्ट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। और कोई भी कंपनी क्यों ना हो, उसका अपना कुछ ना कुछ कैपिटल फंड तो होता ही है, जो पैसा लगाते हैं कैपिटल तो होती है या कोई फंड तो वो इन्वेस्ट करते ही है और उसी पार्टिकुलर जो उन्होंने फंड लगाया है उन्हीं के आधार पर हम इन्हें क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। क्योंकि जो फंड लगाते हैं या तो वो हमारा फंड ओनर्स का फंड होता है या तो हम उसको ओनर्स इक्विटी के नाम से जानते हैं या फिर उसको हम डेट इक्विटी के नाम से जानते हैं, उधार का लिया हुआ पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं, बोरोड कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो फंड बिजनेस में लगाए जाते हैं, तो इनका क्या मिक्स होना चाहिए, इसको जानने के लिए हम बेसिकली क्या निकालते हैं, सोल्वेंसी रेशियो या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। एनालाइज हाउ स्ट्रक्चरली ए फर्म यूजेज इट्स कैपिटल और फंड्स। In this ratio, we included basically 4 ratios as debt equity ratio, total asset to debt ratio, proprietary ratio, interest coverage ratio, जिसको कि हम डेट सर्विस रेशियो के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की जगह ये पूछ लिया जाए डेट सर्विस कवरेज रेशियो के बारे में बताइए, तो डेट सर्विस रेशियो को हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के नाम से जानते हैं। तो 4 रेशियो जो है हमारा, उनमें पहला रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। Debt standing for here long term debts, equity standing for here shareholders fund, ratio standing for the relationship between long term debts and shareholders fund। तो हम इसको निकालते कैसे हैं, डेट्स ओवर इक्विटी, यानी डेट्स का मतलब तो हमारा क्या है, टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडिंग बाय ई स्टैंडिंग फॉर शेयर होल्डर्स फंड इक्विटीज को भाग करने पर जो हमारे सामने रेशियो निकल कर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो, राइट। इसको डेट इक्विटी रेशियो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो में हम बेसिकली क्या चेक करते हैं कि जो इक्विटीज होती हैं, ओनर्स फंड जो होता है उसका टोटल एसेट्स जो है हमारी, उनके अंदर क्या पार्टिकुलरली शेयर है, यानी टोटल एसेट्स में कितनी एसेट्स ऐसी हैं जो कि हमने प्रोप्राइटरी का पैसा लगाकर, शेयर होल्डर्स का पैसा लगाकर
परचेज की है, या ओनरशिप ऑन द टोटल एसेट्स क्या है, उनका दावा क्या है उसके ऊपर, टोटल एसेट्स के ऊपर, इस बारे में हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विटी बटे टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड बटे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, थर्ड वन है हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। थर्ड वन हमारा क्या है, टोटल एसेट्स को डेट से हमने डिवाइड करना है। डेट्स का मतलब वही है हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स, और टोटल एसेट्स का भी मतलब वही है जो हमने प्रोप्राइटरी रेशियो में यूज किया था, टोटल एसेट्स। तो इसके आधार पर हम ये चेक करते हैं कि जो एसेट्स हमने परचेज कर रखी हैं उनमें उधार का कितना पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फोर्थ वन हमारा रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उन प्रॉफिट से कितने बार फिक्स्ड कॉस्ट बेरिंग कैपिटल की के ऊपर सर्विसेज दे सकते हैं, यानी कि उनका इंटरेस्ट पेड कर सकते हैं। तो इस रेशो को निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडिंग बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। आइए वन बाय वन करके देखते हैं हर एक के अंदर जो एलिमेंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले जो रेशो हमने पढ़ा डेट इक्विटी रेशो, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमें जो डेट्स चाहिए होते हैं, डेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट्स, तो उसमें दो एलिमेंट्स हम बेसिकली शामिल करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी से। एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और दूसरा हम शामिल करते हैं इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इनको हम यहाँ शामिल करके चलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स। ये नॉन करंट लाइबिलिटीज हेडिंग में आपको मिलते हैं, आपने पढ़ा होगा लॉन्ग टर्म करंट लाइबिलिटीज में कि हम इनको कैसे याद करते हैं, डोल से, DOLL, जिसमें कि DO को हम छोड़ देते हैं, तो बची दो हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इनको हम यहाँ शामिल करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब है जैसे कि डिबेंचर, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन, इस तरीके के, इनको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। इक्विटीज, इक्विटीज का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। जब हम इक्विटीज के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में बेसिकली दो मेजर हेडिंग हम शामिल करते हैं, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा जो है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस इसको हम यहाँ पर इंक्लूड करके चलते हैं। देखिए शेयर कैपिटल का मतलब है हमारा प्रेफरेंस प्लस इक्विटी, और रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब है ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, माइनस में लॉसेज, माइनस में लॉसेज, उनको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे क्या निकल कर आते हैं, बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड कैन बी कैलकुलेट बाय लाइबिलिटी अप्रोच और एसेट्स अप्रोच। आप इसको किसी भी अप्रोच से निकाल सकते हैं, लाइबिलिटीज अप्रोच से भी निकाल सकते हैं और एसेट्स अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है, बैलेंस शीट इक्वेशन जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम शामिल करते हैं शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस में करंट लाइबिलिटीज और इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, जिसमें हम शामिल करते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स, ये हमारी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अभी इसके आधार पर यदि मुझे कोई चार एलिमेंट दे रखे हो, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, तो इन दोनों को जोड़कर मैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स में से यदि माइनस कर देता हूं तो मेरे पास निकल कर आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो ये तो हो गया हमारा एसेट साइड अप्रोच, है ना। एसेट साइड अप्रोच में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटीज अप्रोच में, तो इसको लाइबिलिटी अप्रोच से भी निकाला जा सकता है। शेयर होल्डर फंड में हम क्या क्या शामिल करते हैं, डायरेक्टली शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आई होप कि डेट इक्विटी रेशियो में डेट्स कैसे निकलते हैं और इक्विटी कैसे निकलते हैं आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो में, तो इसमें हमें क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स। यहाँ शेयर होल्डर फंड का मतलब वही इक्विटी से है, इक्विटी कैसे निकलती है हमने यहाँ डिस्कस की। टोटल एसेट्स क्या क्या होती हैं, इसमें नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स को हम शामिल करके चलते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, टोटल एसेट्स। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एसेट्स बन जाएगी। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो में हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए, टोटल लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। तो टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब हमारे डेट से ही होता है जिसमें कि हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को शामिल करते हैं, और जो टोटल एसेट्स हैं वो सेम रहेंगी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। मेन है हमारे पास इसमें एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में हम क्या डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकाला जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर आपको मिला है पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
तो इसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आपको ये गिवन है तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे, क्योंकि हमें इससे चाहिए क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें सबसे पहले आप ऐड कर देंगे क्या, टैक्स ऐड कर देंगे, क्योंकि टैक्स सबसे आखिरी में घटता है, तो रिवर्स करते वक्त हम इसको सबसे पहले जोड़ेंगे, प्लस करेंगे टैक्स। अब टैक्स को ऐड करने के लिए मैं यहाँ छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ कि कितना टैक्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू में हम कर देंगे रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स। इससे रेट ऑफ टैक्स से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइडिंग बाय कर देंगे 100 माइनस में रेट ऑफ टैक्स, 100 माइनस में रेट ऑफ टैक्स। तो इससे क्या आएगा हमारे सामने निकलकर, इससे हमारे सामने निकलकर आएगा कि हमने एक्चुअल में कितना टैक्स घटाया हुआ है इसके अंदर। जो टैक्स घटाया हुआ है उसको इसको प्लस कर दें, प्लस करने के बाद इसमें आप कर देंगे ऐड क्या, इंटरेस्ट चार्ज ऑन बोरोइंग्स। अब इंटरेस्ट चार्ज ऑन बोरोइंग्स में हम बेसिकली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर चेक करते हैं, डिवेंचर पर कितना इंटरेस्ट दिया, मॉर्गेज लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया, वो इंटरेस्ट हम यहाँ प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसे कहेंगे पीबीटी, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, पीबीआईटी। पीबीआईटी का मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को जो हमने इंटरेस्ट ऐड किया था उस इंटरेस्ट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारे सामने क्या निकल कर आ जाए, हमारे सामने निकल कर आ जाए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये इसका फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बटे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ये जो इंटरेस्ट हमने यहाँ ऐड किया है ये उसी से डिवाइड किया जाएगा। ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना क्रेडिटर्स को सिक्योरिटी देगा, वो आसानी से वो अपना पैसा उधार फर्म को दे सकते हैं, क्योंकि इससे उनको श्योरिटी मिलेगी कि उनका पैसा टाइमली उनको मिल जाएगा, उनके पैसे के ऊपर उनका जो रिटर्न्स है वो आसानी से उनको मिलती रहेगी। तो दिस इज योर सोल्वेंसी रेशो। एंड सोल्वेंसी रेशोज के बारे में यदि बात की जाए तो जो डेट इक्विटी रेशो होता है वो बेसिकली हमारा 2:1 या इससे लेस आइडल रेशो माना जाता है। 2:1 या इससे कम हम इसको आइडल रेशो मानते हैं, या इससे कम इसको आइडल रेशो माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि उधार का पैसा जितना भी कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, आसानी से वो पैसे को रिकवर कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो और टोटल एसेट टू डेट रेशो, अगर इनके बारे में आइडल रेशो की बात की जाए तो ये नियर अबाउट 60 to 75% जो है ना आइडल रेशो माना जाता है, और ये जो है नियर अबाउट 33% के आसपास जो है ये आइडल रेशो माना जाता है। ये डिपेंड करता है एक्चुअली रिस्क ऑफ द बिजनेस पर, बिजनेस में जो रिस्क है उस पर इसका जो बेसिकली आइडल रेशो डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई आइडल रेशो गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क के अकॉर्डिंग हम इसके आइडल रेशो को डिस्कस करें तो ये इनके आइडल रेशो हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट रेशो है हमारा थर्ड रेशो, एक्टिविटी रेशो या सेल्स रेशो या टर्नओवर रेशो या एफिशिएंसी रेशो। अगर आपसे पूछा जाए एक्टिविटी रेशो बताइए, सेल्स रेशो बताइए, टर्नओवर रेशो बताइए या एफिशिएंसी रेशो बताइए, इन सब का मतलब एक ही होता है, ये सब टर्नओवर रेशोज के नाम से जाने जाते हैं। और टर्नओवर रेशो जो है बेसिकली वो हम लोग किस पर्पज के लिए निकालते हैं, टर्नओवर रेशोज, टर्नओवर रेशोज निकाले जाते हैं ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि हमारी जो पार्टिकुलरली टोटल जो है सेल्स है, क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेज है, या जो है पार्टिकुलरली हमारे पास क्या कहते हैं इसको, जो इन्वेंट्रीज है या क्रेडिटर्स डेटर्स हैं, ये कितने इफेक्टिवली यूज किए जा रहे हैं। तो एक्टिविटी रेशियोज आर used to determine the efficiency of the organization in utilizing its assets for generating cash and revenue. It is used to check the level of investment made on an asset and the revenue that is generating. For this reason, the activity ratio is also known as efficiency ratio or more popularly turnover ratio. इसलिए हम इनको टर्नओवर रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो के नाम से जानते हैं। The role of activity ratio or turnover ratio is in the evaluation of efficiency. Efficiency मतलब काम करने की क्षमता of a business by careful analysis of the inventories, fixed assets and account receivables. इनकी जो काम करने की क्षमता है उसको हम बिजनेस से इवेल्युएट करते हैं कि ये कितने इफेक्टिवली हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जनरली जो हमारे एक्टिविटी रेशोज हैं वो 5 प्रकार के हैं,
उन 5 प्रकार के रेशो में हम बात करते हैं तो पहला रेशो है हमारा कौन सा, स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दूसरा है डेटर टर्नओवर रेशो या अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, या इनको हम बोल देते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल नाउ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ट्रेड रिसीवेबल वर्ड। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो और अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो, अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये हमारे पास रेशियोज हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो ये पार्टिकुलरली 5 प्रकार के रेशियो होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कभी कभी हमसे इनके बारे में भी जान लिया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है या करंट एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, बजाय इसके कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हमसे पूछ ले। तो ये जो रेशियोज हैं, इन रेशियोज के फॉर्मूले हमारे कुछ इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को निकालने का तरीका होता है, जो इन्वेंट्री है वो कब क्रिएट होती है, जब हम उधार में जो सामान हमने परचेज किया है तो उसका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी इसकी जो लागत बनी है हमारे पास, वो लागत कितनी है, उस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हमें इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं तो हमें एवरेज इन्वेंट्री की भी जरूरत होती है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जब हम एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दें तो हमारे पास निकल कर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो देखते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने का तरीका। कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम इनको बोल देते हैं, या फिर इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये निकाला कैसे जाता है, इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बड़ा सिंपल सा है कि सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से यदि आप ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट को यदि माइनस कर दें तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर लॉस है तो उसको प्लस कर दें तो आपके सामने क्या निकल कर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। या फिर दूसरा तरीका है कि भाई हमें परसेंटेज दे रखी हो और उसको हम सेल्स के ऊपर या कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करके निकाल लें। या फिर तीसरे तरीके की बात करें तो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाली जा सकती है किस आधार पर, ओपनिंग इन्वेंट्रीज अगर हमें दे रखी है तो ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेंगे, प्लस कर देंगे इसके अंदर नेट परचेजेज, नेट परचेजेज को हम इसमें शामिल करके चलेंगे। नेट परचेजेज का मतलब होता है जिसमें से हमने रिटर्न को माइनस कर रखा है। प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के बाद या क्लोजिंग इन्वेंट्री को घटाने के बाद जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, और बटे डिवाइड कर सकते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज का मतलब होता है कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड यदि कर दिया जाए तो दैट विल बिकम्स अवर एवरेज इन्वेंट्री। या नोट लिखने की बात यह है कि अगर आपको क्वेश्चन में केवल और केवल क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है और ओपनिंग इन्वेंट्री का आप पता नहीं लगा पा रहे हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी ट्रीटेड एज योर एवरेज इन्वेंट्री। तो उसी से हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड कर देंगे और हमारा रेशियो निकल कर आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इनका पर्पज क्या है निकालने का, इनका पर्पज है निकालने का, इनके आधार पर हम ये देख पाते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्रीज हैं वो कितने अच्छे तरीके से हम उनको यूज कर पा रहे हैं, या उनको उनका होल्डिंग पीरियड क्या है, बेसिकली कितने समय तक वो हमारे पास रहती हैं, या हम उनको रीऑर्डर देने के लिए हम इस रेशियो को पार्टिकुलरली चेक करते हैं। तो हम इसके साथ साथ इसका मतलब क्या निकालते हैं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी बोल देते हैं इसको, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी बोल देते हैं इसको कई बार हम लोग। तो ये रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका पर्पज ये होता है कि हम ये देख पाए कि जो इन्वेंट्री है उसका रीऑर्डर कब होगा या हम कितने समय तक इन्वेंट्री को अपने पास रखते हैं। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, जब एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आपको निकालनी हो
तो जनरली ये मंथ्स में निकाली जाती है। तो मंथ्स होते हैं 12 एक साल में, डिवाइडिंग बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे सामने निकल कर आ जाएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के आधार पर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। अगर वीक्स में निकालने हैं तो 12 की जगह हम ले लेंगे 52, क्योंकि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 बटे में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। और अगर हमें निकालना है डेज में तो हम डेज ले लेंगे 365, 365 डिवाइडिंग बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इस आधार पर हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अपना एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट है दूसरा रेशो, हमने पहला पढ़ा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दूसरा है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या होते हैं? अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के बारे में देखें तो बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का मतलब होता है जो कि क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में जो रिलेशन एस्टैब्लिश करे उसे हम कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और इसका पर्पज होता है कि चेक करना कि कितने समय में हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मींस कि हम इसके अंदर जब रेशो कैलकुलेट करते हैं तो इस रेशो के आधार पर हम क्या चेक कर सकते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड, कि भाई जो हमारे पास इन्वेंट ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो कितने समय में अपना पैसा हमें पेड कर देते हैं। इसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो हम इसको पहले रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। अब आप बताइए ट्रेड रिसीवेबल में क्या शामिल होते हैं, डेटर प्लस बीआर। और डेटर प्लस बीआर कब क्रिएट होते हैं, जब हम उधार में सामान बेचते हैं। तो उधार में सामान बेचते हैं तो इसलिए हम क्या लेते हैं ऊपर, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड डिवाइड करते हैं इसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का तरीका क्या रहेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडिंग बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडिंग बाय 2 कर दें तो हमारे सामने निकल कर आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नोट करने की बात यहां पर यह रहेगी कि कई बार आपको ट्रेड रिसीवेबल इस तरीके से गिवन होते हैं, डेटर्स ओपनिंग, डेटर्स क्लोजिंग, बीआर ओपनिंग, बीआर क्लोजिंग। तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडिंग बाय 2, उसका मतलब भी यही होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडिंग बाय 2। और नोट दूसरी बात आप यहां ये करेंगे कि अगर आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिए हैं, केवल और केवल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं, तो उसी को हम एवरेज मान लेंगे इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इन द क्वेश्चन। और नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है, जो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा होता है, जो टोटल सेल्स हमारी होती है उसमें से कैश सेल्स को यदि हम माइनस कर दें, जो बचेगी दैट विल बी टर्म्ड एज क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यदि कोई रिटर्न्स है तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, जिससे हमारी क्या निकल कर आती है, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आइए थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन इसमें रेशो हमारा कौन सा है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो क्या होता है हमारा, कि जो ट्रेड पेबल्स हैं और जो हमारी सेल्स है, यानी कि बेसिकली ट्रेड पेबल्स होते क्या है, क्रेडिटर प्लस बीपी। और क्रेडिटर प्लस बीपी कैसे क्रिएट होते हैं, बाय परचेजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। तो क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल्स, इनके बीच का संबंध जो एस्टैब्लिश करे, बताए, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड रिसीव पेबल टर्नओवर रेशो कहेंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशोज में बेसिकली हम जो क्रेडिट परचेजेस है वो कैसे निकालते हैं, जो टोटल परचेज होती है उसमें से कैश परचेज माइनस करते हैं, इफ देयर इज एनी रिटर्न्स तो उसको भी माइनस करते हैं, तो हमारे पास बच जाती है क्रेडिट परचेजेस। और एवरेज ट्रेड पेबल निकालने का तरीका वही रहेगा जो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का तरीका है, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस में क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडिंग बाय 2। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडिंग बाय 2 हम अगर कर देंगे तो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा क्या, एवरेज ट्रेड पेबल। और यहां पर भी यही नोट करेंगे हम लोग कि अगर आपको क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिए हैं और ओपनिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है और आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप सिंपली क्लोजिंग को ही एवरेज मानकर डिवाइड कर देंगे नेट क्रेडिट परचेज को, और आपके सामने निकल कर आ जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसको निकालते हैं ताकि इसके आधार पर हम ये चेक कर सकें कि हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है। यदि हम लोगों से उधार में सामान खरीदते हैं तो उनका पैसा कितने समय में रीपेड करते हैं।
तो इसके आधार पर हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं। निकालने का तरीका वही है, अगर डेज में निकालना है तो 365 डिवाइडिंग बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, अगर मंथ्स में निकालना है तो 12 बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, अगर वीक्स में निकालना है तो 52 डिवाइडिंग बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इस तरीके से हम इस रेशियो को क्या करते हैं, कैलकुलेट करके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखिए वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। ये कैसे निकाली जाती है, करंट एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो आपके पास निकल कर आएगी वर्किंग कैपिटल। दूसरा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है जितनी भी टोटल सेल हुई है कैश प्लस क्रेडिट, उसमें से रिटर्न्स माइनस कर दी जाए तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। उसको हम वर्किंग कैपिटल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास निकल कर आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इट मींस जो हमारे पास कैश अवेलेबल है उसको हम कितने इफेक्टिव तरीके से डे टू डे एक्टिविटीज में यूज कर पा रहे हैं, उनसे किस तरीके से उनको यूटिलाइज करके हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। जब इस रेशियो के अंदर अगर हम बात करें जो है कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर वर्किंग कैपिटल, तो कई बार हमें यहाँ नोट करेंगे इस बात को कि कई बार हमें यहाँ पर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू गिवन नहीं होती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन होता है, और साइड बाय साइड हमें गिवन होता है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का रेशियो। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और उसको डिवाइड करेंगे फिर वर्किंग कैपिटल से, तो ये रेशियो निकाला जाएगा। लेकिन नोट क्या करना है, नोट ये करना है कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और किसी भी सूरत में आप ये नहीं निकाल पा रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का यूज करते हुए आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। हम ये मान लेंगे कि प्रॉफिट उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, जितनी कॉस्ट है उतना ही हमारा रेवेन्यू है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम रेशियो को कैलकुलेट करके चलेंगे। नेक्स्ट 6 रेशियो हमारा है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। देखिए टोटल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स नॉन करंट प्लस करंट, टर्नओवर रेशियो में सेल्स का यूज करेंगे, तो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडिंग बाय टोटल एसेट्स अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। और कई बार हमसे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो भी पूछ ले जाते हैं, तो हमने अलग अलग कर दिया। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है नॉन करंट एसेट्स, यानी कि नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडिंग बाय टोटल फिक्स्ड एसेट्स, और अगर करंट एसेट टर्नओवर रेशियो पूछ लिया जाए तो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे टोटल करंट एसेट्स के आधार पर हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर एक बात आप और नोट कर ले इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में। जो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियोज हैं जिनमें हम एवरेज कलेक्शन पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड निकालते हैं, तो हमारे लिए कलेक्शन पीरियड जितना छोटा होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड जितना छोटा आएगा उतना हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा, जितना ये कम आएगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इट मींस कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा आएगा उतना हमारे लिए ये बेनिफिशियल माना जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा आएगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसके आधार पर हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कम आएगा। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसके आधार पर एवरेज पेमेंट पीरियड हमारा ज्यादा आएगा। क्योंकि हम उधार में जब सामान खरीदते हैं तो हमें एक अच्छा समय मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, यदि हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या है, कम है। चलिए ये थे हमारे सोल्वेंसी रेशियो। आइए बात करते हैं लास्ट रेशियो के ऊपर। लास्ट रेशियो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग बोल देते हैं यील्ड रेशियो। यील्ड रेशियो का मतलब होता है इनकम रेशियो, यील्ड रेशियो, या इनको रिटर्न्स रेशियो भी बोल देते हैं, रिटर्न्स रेशियो, या इनको इनकम रेशियोज के नाम से भी जाना जाता है। रिटर्न रेशियो के साथ साथ इनको इनकम रेशियो के नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं, क्योंकि ये इनकम्स के बारे में हमें बताते हैं। तो ये हमारे इनकम रेशियोज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं दे आर जनरली बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि उन्हीं में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, है ना। ये सब चीजें हम अपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ही कैलकुलेट करते हैं। साथ साथ हम उनसे ये भी पता लगाते हैं कि हमारा जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, या फिर हमारा जो है पार्टिकुलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। ये सब चीजें हम वहीं से कैलकुलेट करके चलते हैं, इसलिए इनको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं ये होते क्या है।
These ratio analysis another key aspect of a company, and that is how it uses its assets and how effectively it generates the profit from the assets and equities. This also then gives the analyst information on the effectiveness of the use of the company's operations. जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं, डे टू डे एक्टिविटीज हैं, उनको हम प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं इफेक्टिवली, इसके बारे में यहाँ हमें जानकारी मिलती है। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो दैट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज शो हाउ वेल ए कंपनी इज एबल टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, यानी कि जो इसके ऑपरेशंस हैं उनसे कितने अच्छे तरीके से प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, या इसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं वो कितनी इफेक्टिव है, इसके बारे में हम प्रॉफिटेबिलिटी से जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके आधार पर हम क्या चेक करते हैं किसी फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स टू डिटरमाइन ए कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट based on the resources available to the business. It can also be said that profitability ratios can be used to judge if the company is generating enough profit by utilizing its assets. Right? Let us now discuss the types of profitability ratio. हमारे पास जो profitability ratios हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, बट इन द व्यू पॉइंट ऑफ और सिलेबस हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्रोस प्रॉफिट के बारे में, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो के बारे में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के बारे में, नेट प्रॉफिट रेशो के बारे में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और एक रेशो होता है हमारा पीई रेशो, अर्निंग्स पर शेयर रेशो। तो सबसे पहला रेशो है हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशो। देखिए, ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट का मतलब होता है जो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं हमारे, उन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप माइनस कर दें तो हमारे पास निकल कर आती है ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट, और उसको यदि आप नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड कर दें तो आपके सामने निकल कर आएगा ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ये जनरली परसेंटेज में प्रेजेंट किए जाते हैं, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 100। दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो में हमें चाहिए क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस में ऑपरेटिंग इनकम्स। अगर ये आ जाए, या कई बार ऑपरेटिंग इनकम गिवन नहीं होती हैं, सिर्फ इतना ही होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट विल बी इक्वल टू आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडिंग बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 हमारे पास निकल कर आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडिंग बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडिंग बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को हम समझते हैं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, जो कि नॉर्मली हमने +1 क्लास में कभी बनाया होगा। उसको हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। जो पहला पार्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, ग्रोस प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। अब उस ग्रोस प्रॉफिट को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और इसमें जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं वो प्लस कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको माइनस कर देते हैं, जो बचता है वो हमारा बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हम करते क्या है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, और उसमें से माइनस करते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनको हम यहाँ माइनस करके चलते हैं, तो हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, हमारे सामने निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाले जाएंगे, वी विल यूज द प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिशनली व्हाट वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड इन द 11th क्लासेस। उसमें जो बनाते रहे हैं उनके आधार पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करें
कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो या ऑपरेटिंग रेशो जो होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पे कैलकुलेट करते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है उसके अंदर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है बेसिकली, या तो ग्रोस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें, या फिर नेट प्रॉफिट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दें, तो हमारे सामने निकल कर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसको भाग कर दें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और इनटू 100 कर दे तो हमारे सामने निकल कर आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बाद हमारे पास होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो भी आपको पता लग गया होगा कि नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, डिवाइडिंग बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 और हमारे सामने निकल जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। आगे है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्विटी रेशियो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्विटी रेशियो। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जब बात की जाती है तो हम इक्विटीज के बारे में बात करते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात की जाती है तो हम बात करते हैं बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। लेकिन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 12th क्लास सिलेबस आर ओ आई अगर हमें निकालना है तो हम कंसोलिडेटली इसको इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमारा यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड से ही हो जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का ही हम यूज कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हायर क्लासेस के अंदर इस तरीके से इसको हम प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इन द व्यू पॉइंट ऑफ 12th क्लास बोथ आर द सेम, दोनों को हमने सेम ट्रीट किया है। हम इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी बोल देते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब इक्विटी से होता है, ROE है ना, ROE हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओवर शेयर होल्डर फंड ओनली, तो हमारा ROE निकल कर आता है। और अगर हम ROI या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहते हैं तो हम नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्सेस और कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड लेकर कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 12th क्लास आप ROI या ROE निकालेंगे तो आपको क्या चाहिएगा, नेट प्रॉफिट चाहिए, कौन सा, बिफोर वाला, जो कि हम इंटरेस्ट कवर रेशियो में यूज करते रहे हैं, बिफोर वाला। आप बिफोर वाला लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडिंग बाय कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड से इसको भाग करने पर मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा ROI या ROE फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 12th क्लास। तो ये हमारा क्या होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हायर क्लास के अकॉर्डिंगली किया गया, तो आप इसको यहाँ इग्नोर करें। जो बुक में हमें दिया है वो क्या दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडिंग बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नाउ व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड हियर। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं तो ये निकालने का तरीका होता है, इसकी दो अप्रोचेज हैं, एक एसेट साइड अप्रोच, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड प्लस में हम इसमें कर देते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस। और दूसरा तरीका होता है एसेट्स अप्रोच, जिसमें हम लेते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज, उनको हम यहाँ पर माइनस करके चलते हैं तो हमारे सामने निकल कर आती है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से हमने अपने रेशोज को कवर अप किया। आइए छोटी सी एक जो है ना वर्कशीट कर लेते हैं रेशो एनालिसिस पे। आई होप आपको जो रेशो है वो समझ में आए होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे हैं एक एक नंबर के, इनका आंसर हमने चेक कर लेते हैं। पहला रेशो है ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आप समझ जाइए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में से यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दूसरा है डेट इक्विटी रेशियोज इज एक्सप्रेस्ड इन। डेट इक्विटी रेशियो हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, देखिए वैसे तो हम इनको एक्सप्रेस करते हैं किसमें, इज टू 1 में, लेकिन ये क्योंकि सब जगह अलग अलग होते हैं तो इनको बेसिकली फ्रैक्शन में प्रेजेंट किया जाता है। किसमें प्रेजेंट किया जाता है, फ्रैक्शन में प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हम दो रेशियो शामिल करते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो देख लीजिए इनमें से इन दोनों रेशियो में से कौन से रेशियो में यहाँ गिवन है, तो क्विक रेशियो में गिवन है तो ये लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट होता है, इन्वेंटरी टर्न रेशियो नहीं होता, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो नहीं होता,
इक्विटी मल्टीप्लायर भी नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट लायबिलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द, करंट लायबिलिटीज की जरूरत कहां पर नहीं पड़ती? बताइए, करंट रेशो को निकालने में जरूरत पड़ती है? पड़ती है। क्विक रेशो में यस रिक्वायर्ड, बोथ करंट रेशो क्विक रेशो दोनों में ही जरूरत पड़ती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, करंट लायबिलिटीज को की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो ये हमारा सही आंसर होगा इसके लिए। Following are the solvency ratio except, here solvency ratio is to be written, it means long term solvency ratio के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, long term solvency के बारे में। तो क्विक रेशो इज ए शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो, तो ये सोल्वेंसी रेशो का पार्ट नहीं है, बाकी तीनों हमारे सोल्वेंसी रेशो के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना, तो नेट प्रॉफिट दे रखा आपको आफ्टर टैक्स 1,00,000 रुपए का, और टैक्स रेट आपके पास 50%, तो मैंने आपको बताया था, आप लिख लेंगे पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि हमें दे रखा है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए आप यहाँ लिखे सामने, और इसमें टैक्स आप अगर ऐड करेंगे, तो मैंने टैक्स को ऐड करने का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कि जो पीएटी होता है, यानी 1,00,000 जो है, 1,00,000 प्रॉफिट इनटू में टैक्स रेट हमारी कितनी है? 50%, और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? बटे में करते वक्त 100 माइनस में टैक्स रेट, तो कितना बच जाएगा नीचे भी? 50। तो इसका मतलब 50 से 50 कट जाएगा, और टैक्स कितना ऐड हो जाएगा इसके अंदर? 1,00,000 रुपए का टैक्स इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 1,00,000 रुपए का टैक्स ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट 2,00,000 रुपए, और उसमें हम ऐड कर देंगे फिक्स इंटरेस्ट, जो कि मुझे लिखा है 20,000 रुपए, तो ये हो जाएगा 2,20,000 रुपए। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 2,20,000 आने के बाद हम रेशो का फॉर्मूला लगा देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडिंग बाय इंटरेस्ट। तो 2,20,000 को अगर 20 से भाग कर देंगे, तो ये रेशो आ जाएगा 11 टाइम्स। ये जनरली टाइम्स में निकाले जाते हैं, तो 11 टाइम्स हमारा रेशो आ जाएगा, और ये इसका आंसर रहेगा। तो बाकी जो आगे क्वेश्चन हैं वो आप एज पर द डिस्कशन सोल्व करके देखिए, 7th 8th 9th 10th 11th। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपको इन क्वेश्चनों में आता है, तो यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप और वाई फॉलोइंग द आवर टेलीग्राम चैनल, और यूट्यूब पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो मैं अब यहाँ से जैसे ही सेव हो जाएगी तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेटिंग द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिवीजन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। साथ में मैंने इसमें 2 टेस्ट अटैच किए हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2, आप इन टेस्ट को भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये टेस्ट 1 है, एक टेस्ट जो ऊपर रखा वो, तो इन टेस्ट को भी आप यहाँ सोल्व कर सकते हैं, और अपने सेल्फ असेसमेंट को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कितना इस वीडियो के थ्रू या इस लेक्चर के थ्रू सीखा। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मैं अपनी क्लास को यहाँ वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।